सर बताएं सर, सर एक सेकंड सर बताएं सर आप किसे बनाएंगे? सर एक सेकंड सर, इतने सारे इतने वो नहीं बन सकते इतने सारे क्या मेरे पास ये बताएंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलो तुम मुकाबला होगा तो बराबरी का होगा। जी बात करो। अल्लाह करे वैसा आप सुनाइए आप पहले से। अगर देखा जाए बोला तो हम दोनों ज्यादा जी सेंटर ऑफ अच्छा नहीं आपने पहले कभी भी कॉल नहीं की मुझसे। गलती ये हुई है कि मैंने रिजल्ट तो सबमिट करा दिया था लेकिन ग्रेडिंग कार्ड के लिए उसलिए उस वक्त नहीं आ सके थे, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ होता ना पूरा। अच्छा चले मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में चक्कर लगाता हूँ जैसे फीजिबल होता है। अच्छा आबिद टाउन वाले में। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि आप जहाँ G2 में भिजवा दो मैं वहाँ आके साइन कर दूँ क्योंकि मेरा घर उसके करीब ही है। हाँ G2 में आ जाऊंगा। G2 तो मेरे घर से बहुत करीब है, किसी भी दिन आ जाऊंगा। ये अच्छा चले मैं कल जो है ना जीवन में आगे कर दूंगा। रहने दें आप खामखाई में कहाँ तकलीफ करेंगे, मैं जीवन में आगे कर दूंगा। ठीक है लेकिन 9 to 5 के दरमियान किसी वक्त भी आ जाओ ना। ठीक है मैं कर देता हूँ। ओके ऊपर ही बैठा था जब तुम मिस कर रहे हो। वालेकुम नहीं देखा ऐसे घूमेगा। कल मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। सर अच्छे लग रहे थे सर। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। वो ट्वेंस नहीं है आज सर मिस कर रहे थे। कल रात में मुझे मिली थी वो लोग। मैं तो कैंपस में रहता हूँ। हाँ कैंपस में रहता हूँ ना मैं। कैंपस में पीछे नहीं, मैं हॉस्टल में क्यों रहूंगा। नहीं फैकल्टी डिपार्टमेंट में रहता है, मेरा घर है वहाँ पर स्टाफ टाउन के अंदर। कैंपस में स्टाफ टाउन में घर बने हुए हैं। सर वो तो गवर्नमेंट की जमीन आपने खरीदा कैसे? मुझे ऑफिस की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से मिला यार। मैं बता रहा हूँ ना, तुम सुनोगी तो मैं आमने तो चुपी नहीं रहती है, बोलती रहती है। मैं रात में जा रहा था अपनी गाड़ी में कुछ बच्चे के साथ सामान वगैरह ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, तो वो लोग बाहर खड़े हुए चाय पी रहे थे हॉस्टल के। नहीं सब हम वो करेंगे ना, लॉटरी निकाल। जिनका नाम बता दो चांस ज्यादा होगा। सर इसकी खुश रहनी खत्म कर दिया। हां सर खत्म। नहीं मैं बनाऊंगा लेकिन अपने ही बच्चों से, ये इन्हीं स्टूडेंट्स में से किसी को बनाऊंगा। सबसे पहले तुम बनाएंगे क्लास में आके। हां मैं पहले दिन से तो नहीं आ रहा। तुम वालों को नहीं बनाएंगे। मैं पहले दिन से आ रही। नहीं बिलाल तो खैर है रेगुलर आने वाले में से, लेकिन मैंने एक छुट्टी नहीं करी। यार पॉलिटिक्स हमसे तो आ देगी तुम लेकिन सर बिलाल की टाइम से आ रही हूं। मतलब अच्छा जनाब चले स्टार्ट करते हैं बस फाइट। ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, आवाज वगैरह आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? जी सर। जी सर ठीक। ओके जनाब मैंने स्क्रीन शेयर करा दी है और अब हम तेजी से गो थ्रू करते हैं क्योंकि आज मेरे पास डेट शीट आ गई है
और पेपर आप लोगों का एग्जैक्ट डेट तो मैंने नहीं देखी, 28 से पेपर शुरू हो रहे हैं आप लोगों के। 28 हाँ 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जनाब, लास्ट टॉपिक हम जो कर रहे थे वो था इवेंट्स। हमने देख लिया था, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स भी देख लिए थे। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये कहते हैं कि एन इवेंट इज सेट टू अकर इफ एंड ओनली इफ द आउटकम मतलब जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका जो आउटकम हो वो कोई एलिमेंट हो ए का। ए क्या है? बेसिकली एक सेट है जिसमें सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सपोज वी टॉस अ डाई एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। तो अब अगर आपके पास जो बनेगा वो 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, जाहिर है इस तरह के इवेंट्स बनेंगे आपके पास ना। If the outcome 2 occur, then since this outcome is corresponding to the first element of the set A, therefore we say that A has occurred. A occurred. ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि अगर एक सेट है, वेन डायग्राम ए बनाए और बाकी सब शेड हो जाए, सिर्फ ए शेड ना हो, तो बेसिकली इसको हम एक कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब द इवेंट नॉट ए नहीं है, नॉट ए इज डिनोटेड बाय ए बार से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह भी कहते हैं। ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में होगा। एंड देन कॉल्ड द निगेशन। निगेशन का मतलब किसी चीज की नफी करना या खत्म करना, उसको ना मानना। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ वी टॉस अ कॉइन वंस, एक दफा कॉइन टॉस किया, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेड्स इज टेल। हेड का कॉम्प्लीमेंट, हेड ना आए, हेड नहीं आएगा तो जाहिर है फिर हमारे पास एक ही चांस रह जाएगा। If we toss a coin 4 times, then the complement of at least one head is no head. At least one head का मतलब no head। ठीक है। यहाँ ये कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये टर्म आपको बार बार यूज करनी होगी। और इसमें ये बता रहे हैं कि 2 इवेंट्स हैं, लेट सपोज, और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट आपने किया, आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, यानी दोनों में, इस सेट ए में और बी के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई इंटरसेक्टेड एलिमेंट ना हो। ठीक है। तो उस तरह के उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये। ठीक है। दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन। एग्जांपल, वी टॉस अ कॉइन, वी गेट ईदर अ हेड और अ टेल बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है। एक ही वक्त में दोनों काम नहीं हो सकते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हेड और टेल यानी कॉइन टॉसिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ठीक है। कंसीडर 2 कॉइन, एग्जांपल, वी टॉस एट द सेम टाइम, दोनों टॉस किए एक ही वक्त में। द अकरेंस ऑफ ईदर अ हेड और अ टेल ऑन वन ऑफ दीज डजंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ हेड और टेल ऑफ द अदर कॉइन। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 कॉइन टॉस किए, एक कॉइन के ऊपर हेड आ गया या टेल आ गया, दूसरा कॉइन टॉस किया, तो पहला वाला इवेंट दूसरे वाले इवेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो उससे इंडिपेंडेंट होगा बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी यहाँ पे उन्होंने कुछ इसी तरह की बात बताई है। ये कहते हैं कि when a die is rolled, the events even number, odd number are mutually exclusive. Even आएगा तो odd नहीं होगा, odd आएगा तो even नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि exclusive as we can get either an even number or an odd number in the one through, not both at the same time. Similarly, a student either qualifies or fails. या तो qualify करेगा या fail होगा। A single birth must be either a boy or a girl. It cannot be both, etc., etc. 3 or more events originating from the same experiment. ये समझ लें, एक सेट है, इससे कुछ इवेंट्स अकर हुए, इस इवेंट्स के अंदर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ पेयर वाइज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर वो पेयर वाइज भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कहने का मतलब ये है कि हेड आया, नेक्स्ट टाइम टेल आया, फिर हेड आया, सारे के सारे पेयर्स भी बनाओगे अगर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, डिसजॉइंट होंगे। इसी तरह उन्होंने कहा if the two events can occur at the same time they are not mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर नहीं है, इफ वी ड्रॉ अ कार्ड, एक कार्ड निकालते हैं हम 52 प्लेइंग कार्ड में से, इट कैन बी बोथ अ किंग एंड अ डायमंड। किंग भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नहीं है वो। ठीक है, तो यार ये कार्ड्स में अप्लाई नहीं होगा।
हाँ, ये कार्ड्स की एक फॉर्म पे अप्लाई नहीं होगा, यानी क्योंकि वो किंग भी हो सकता है और डायमंड भी हो सकता डाइस है। पे भी हो सकता है ना, अगर इन लोग डाइस थ्रो करते हैं तो इट कैन either be 1 or 6। नहीं, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। अच्छा, एक टाइम पे ना। हाँ, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। लेकिन कार्ड जब ड्रॉ करते हैं तो कार्ड ड्रॉ करने में हो सकता है कि वो डायमंड भी हो और हो सकता है वो किंग भी। तो एक टाइम पे तो एक ही कार्ड निकलेगा ना। निकलेगा वो कार्ड क्या होगा, डायमंड होगा। वो कार्ड किंग भी हो सकता है, दोनों ही काम हो सकते हैं। हाँ, मतलब किंग हो सकता है, डायमंड। सही है, सही। ठीक है, ठीक है। द फेस वैल्यू कॉल्ड डिनोमिनेशंस। अच्छा, ये कुछ चीजें बता रहे हैं कि किंग क्वीन जैक वगैरह क्या होते हैं, फेस कार्ड्स वगैरह है ना, ठीक है, वो बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है, ये तो सबको ही मालूम होता है। पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, एक दफा मैंने, हाँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज इक्वल टू द एंटायर सैंपल स्पेस। ये वही चीज है पार्टीशन ऑफ सेट, मैंने बताया था, ये सेट बनाया तुमने, सॉरी इसको छोड़ो, ये सेट बनाया है सैंपल स्पेस, इसमें S1, ये पूरा सैंपल स्पेस S था, S1 S2 S3 और S4 फॉर एग्जांपल। तो S1 से लेके S2 S3 अगर मिला दोगे तो तुम्हारे पास आखिर में क्या चीज आएगी, दैट इज इक्वल टू S, पूरे एंटायर सैंपल स्पेस के। तो वो यही कह रहा है कि अगर एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी ये देखो ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, कुछ भी नहीं है इसमें कॉमन। S1 और S2 में कुछ कॉमन है नहीं है, S2 और S3 में कुछ कॉमन है नहीं है। इसका मतलब है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और उन सबका यूनियन ले लो, मिला दो उनको वापस, तो एंटायर सैंपल स्पेस बन जाएगा तुम्हारे। ठीक है, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये वही चीज है। ये देखो, एक सैंपल यानी एक कॉम्प्लीमेंट है ये बेसिकली, और अगर तुम वापस ए इसमें मिला दोगे तो पूरा यूनियन सैंपल स्पेस आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट, दोनों इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इक्वली दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो में हम ये कहते हैं दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन इवेंट इज लाइकली to occur as the other. In other words, each event should occur in equal number in repeated trials. Example, fair coin toss किया, the head is likely to appear as the tail and the proportion of times each side is expected to appear as 1/2, यानी 50% basically तुम कह रहे हो। हाँ, if the card is drawn out of a 50 deck of well shuffled cards, each card is equally likely. Equally likely की ये टर्म याद रखना, ये बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी हो दोनों से ज्यादा इवेंट की। नहीं, अनबाइस्ड टर्म ये होती है कि कॉइन टॉसिंग के बाद कॉइन जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। अगर वो फेयर है तो फिर दोनों के इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। ठीक है, डाई में भी यही, अगर वो बिल्कुल स्मूथ है, उसमें एजेस वगैरह उसके बिल्कुल स्मूथ है, तो ये कह सकते हैं आप। देखिए ना, अगर बात यह है कि अगर आपके पास बाइसनेस है तो फिर किसी एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वली लाइकली नहीं रहेगा। तो आप जो टर्म यूज कर रहे हैं बाइसनेस, दैट इज अ राइट टर्म। ठीक है, बाइसनेस ठीक है इसके लिए। To be drawn and the probability that any card will be drawn is 1/52, बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी अगर वेल शफल्ड होंगे तो। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई कंप्लीट। आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 18 के ऊपर। मैं बहुत तेजी से गो थ्रू करना है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम कम है और मुझे लग नहीं रहा कि ये इस पेस से जिससे मैं पिछली 2 क्लासेस में चल रहा हूँ काम कंप्लीट हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई Okay, class subjective approach of probability, objective approach, classical definition of probability। ये तीनों चीजें बेसिकली क्या हैं, ये probability की definition है। subjective approach में ज़ाहिर है कोई experiment नहीं हो रहा। objective approach में हम
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लासिकल डेफिनेशन चाहिए, ठीक है सर। अब ना सब्जेक्टिव अप्रोच है ना, ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस करती है। एक आदमी कह रहा है खड़ा होकर कि बारिश होगी कल, आसमान को देखते हुए, तो ये नजर आ रहा है कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, इसमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर ज़ाहिर प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे और क्लासिकल डेफिनेशन कैलकुलेशन बेस्ड तो होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस बेस्ड भी होती है ना। आप किसी आदमी से पूछेंगे, आसमान देख के बता देगा कि यार बारिश होने का चांस है या नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस के ऊपर वो ये बात कह रहा है। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी आप कोई भी स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर कोई इवेंट अगर होने की प्रोबेबिलिटी होती है या मतलब होती है, होगा या नहीं होगा, ये इस चीज को कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पर्सनलिस्टिक अप्रोच है, ये हमारे काम की नहीं है, इसको हम गो थ्रू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? The classical or priori definition of probability, if a random experiment can produce, एक random experiment can produce an n mutually exclusive and equally likely outcomes, एक जैसे probability है और n events occur हुए, and if m out of these outcomes are considered favorable to the occurrence of a certain event A, then the probability of the event A denoted by P of A, इससे हम represent करेंगे इसको P of A से, that is m upon n। ये बेस यानी कितने कौन से इवेंट अकर हो रहा है, फेवरेबल कोई सा हेड 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 अगर अकर हो रहा है तो हम m आउटकम्स कह रहे हैं इसको, ठीक है। डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने हो सकते हैं और कितने हुए हैं, कितने हो सकते हैं और कितने हुए हैं। दो इवेंट हो सकते थे हेड और टेल में, एक हुआ है, हेड हुआ है या टेल हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डेफिनेशन वाज फॉर्मुलेटेड, अच्छा छोड़ें इसको। एग्जांपल नंबर 1 देखें। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक, ये जल्दी जल्दी हम देखते हैं इसको, इसलिए कि बहुत आसान सी चीजें हैं फिलहाल शुरू में। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड कार्ड। रेड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, कार्ड इज 10, कार्ड 10 की क्या प्रोबेबिलिटी, जाहिर सी बात है हम ये कहेंगे रेड कार्ड की 26/52 होगा डेफिनेटली, और 10 की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगा, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है असल में प्रोबेबिलिटी का। 4/52, 26/52, दैट इज 1/2, 50%, एंड दिस इज 1/13। इसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर रह गया हमारा। क्वेश्चन क्या था, फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, 3 दफा टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर। अब आप सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाने के बाद आप कहेंगे हेड 3 टाइम किया ना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड हेड, बहुत लंबा हो जाएगा, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड टेल हेड हेड, ठीक है। इस तरह से आप जब बनाएंगे पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा, तो उसको काउंट कर लेंगे ना आप। हाँ नहीं, एक में नहीं आएगा ना। कौन सी अप्रोच? हाँ, तो ये भी कर सकते हैं आप। इसके अंदर यहाँ ये देखें, उन्होंने भी सैंपल स्पेस बनाया और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को ये 8 कह रहे हैं, और अब इसमें से देखिए इन्होंने इसको एटलीस्ट वन हेड को, तो हर एक के अंदर ये सिर्फ टेल को माइनस कर दें, ठीक है। तो टेल को माइनस करने का मतलब है 2 पावर क्यूब से पावर सेट आपने बनाया, दैट इज 8, 8 का मतलब ये आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 7/8 आपके पास आएगी। आगे चलते हैं, इसी इन छोटी छोटी एग्जांपल से असल में हम बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर हो रहेंगे। 4 आइटम्स आर टेकन एट रैंडम, रैंडमली आपने 4 आइटम्स निकाले, उसमें से ड्रॉ किए 12 आइटम्स एंड इंस्पेक्टेड। द बॉक्स इज रिजेक्टेड, बॉक्स रिजेक्टेड इफ मोर देन 1 आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी, पूरा बॉक्स रिजेक्ट हो जाएगा अगर एक से ज्यादा आइटम फॉल्टी हुआ, ठीक है। ये उन्होंने कंडीशन दे दी। इफ देयर आर 3 फॉल्टी आइटम्स,
इन द बॉक्स, और बॉक्स में कितने फॉल्टी आइटम है? 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज एक्सेप्टेड। क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स एक्सेप्ट, एक से ज्यादा की बात करें, अगर एक आइटम निकला, मिसाल के तौर पे ये बॉक्स है, इसमें 12 आइटम पड़े हुए हैं, तुमने निकाला, हो सकता है सही आइटम निकला है, सही आइटम की भी तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो बता रहे हैं कि 340 वो है। निकले थोड़ी है वो, बोला है कि अगर एक भी निकले थोड़ी है वो तीनों आइटम है। तो वो कह रहा है कि बॉक्स रिजेक्ट होगा अगर एक से ज्यादा आइटम जो फॉल्टी हो। इफ देयर आर 3 faulty items in the box, find the probability that box is accepted। आप तो कोई एक आइटम निकालेंगे, हो सकता है वो सही हो, सही होगा तो रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है गलत फॉल्टी आइटम आ जाए, फॉल्टी आइटम भी एक अगर आ गया तो एक्सेप्टेड है, तब भी रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन है ना, है दूसरे दिखा रहे हैं ना तुम्हें बेटा। परमुटेशन का मतलब क्या है? 12 पी आर, ठीक है, परम्यूटेशन कैसे करें? परमुटेशन ही लगेगा ना आपके पास, सैंपल स्पेस से पहले भी है असल में परमुटेशन, इसलिए लग रहा है। तो ये कह रहा है कि किस तरह से तुम ड्रॉ कर सकते हो, कितने टाइप, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं ड्रॉ करने के, यानी कितने ऑर्डर हो सकते हैं ड्रॉ करने के, ड्रॉ करने का ऑर्डर है ना तुम्हारा, ठीक है, फॉल्टी भी है, सही भी है। तो आपने परमुटेशन कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 फैक्टोरियल। तो ये 12, 11, 10, 9 तक जाएंगे आप, ये 495 आ गया। बिकॉज देयर आर दिस वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 आइटम्स आउट ऑफ 12, 4 सेलेक्ट करना है आपको, और है टोटल 12। तो अब इसका तरीका देखो क्या करेंगे हम, इसका तरीका हम ये करेंगे, the box contains 3 faulty and 9 good items, the box is accepted if there is no faulty item। box accept होगा अगर कोई faulty item ना हो, 1 faulty item हो in the sample of 4 items selected। कितने item select कर रहे हैं आप? 4 item, 4 में से एक कंडीशन उन्होंने बताई, बॉक्स एक्सेप्ट होगा अगर कोई फॉल्टी आइटम ना, 4 को सिलेक्ट करें। बताया ना उन्होंने, कंडीशन दे दी ना उन्होंने, ठीक है, द सैंपल ऑफ 4 आइटम सेलेक्टेड, ये कंडीशन दी हुई है। तुमने कहा पहले कितने फॉल्टी आइटम्स हैं? 3, ठीक है, 3C0, ठीक है, 3C0 का मतलब कॉम्बिनेशन अगर आप बना रहे हैं तो 3, अगर तीनों के तीनों फॉल्टी होंगे तो 3C0 हो गया, ठीक है, एक भी नहीं, आपको 4 आइटम सेलेक्ट करने और एक भी आइटम फॉल्टी ना हो उसके अंदर से, मतलब 3C0। 9C4 का मतलब क्या हुआ? 4 आइटम सेलेक्ट करने और 3 फॉल्टी निकाल दिया आपने, तो कितने बचे? अगर तीनों फॉल्टी निकाल दिया आपने तो कितने बचे? 12 में से 9 बचे। प्लस ऑफ 3C1 कब एक्सेप्ट होगा? ये एक्सेप्टेबल कंडीशन है ना, 3C1 अगर एक फॉल्टी होगा तो एक्सेप्टेड होगा, और यहाँ 3 निकाल दिया आपने तो ये कितना बचे? 9C3, ठीक है, 3 फॉल्टी तो निकाल दिए ना आपने। आप गौर से देखना बेटा, ये समझ लो 3C0 का मतलब तीनों के तीनों फॉल्टी निकल गए, सही है। तो अब एक भी बॉक्स एक्सेप्ट नहीं होगा ना अगर तीनों के तीनों फॉल्टी निकल गए। बॉक्स की एक्सेप्टेंस नहीं, हम तो अभी पहले पॉसिबल वैल्यूज देख रहे हैं ना, सैंपल पॉइंट की, सैंपल पॉइंट की वैल्यूज तो निकाले ना हम कि वो कितनी बन रही है। देखो 3C0 3 फॉल्टी आइटम, ठीक है, अगर तीनों फॉल्टी आइटम है तो अब क्या बचे बॉक्स के अंदर? कोई भी फॉल्टी आइटम नहीं बचा, कोई भी फॉल्टी आइटम नहीं बचा, 0। फिर 9, अब आइटम बचे कितने? 3, अगर उसमें से फॉल्टी निकाल दे 12 में से 9 बचे। 9 के साथ कितने बॉक्स कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है तुम्हें? आइटम्स कितने सेलेक्ट करने? 4। ये एक तरह से एक्सक्लूड कर रही है, ये वो वैल्यू है जो एक्सक्लूडिंग है, निकाल देंगे हम उसके अंदर से। अच्छा, फिर 3C1 दूसरी कंडीशन क्या है? 3 फॉल्टी आइटम और एक, 3 नहीं, एक निकले, और से देखो ना, नो फॉल्टी आइटम, नो को क्या कहोगे? 0 नहीं कहोगे, 0 कहोगे ना, और टोटल नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम कितने? 3C0। समझ में आई बात? मल्टी 3 में से 0 एक भी फॉल्टी आइटम, 3 में से एक फॉल्टी, एक, सही है। अच्छा, तो अब ये 9C4, पहले तो ये चीज हो गई, प्लस ऑफ 3C कितने फॉल्टी आइटम? 1। यहां पर क्या बचा? 9C4 नहीं बचा, 3 बचा। क्यों? क्योंकि एक तो यहां से निकल चुका है ना, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट कर लो। सर एक और बात, सर अगर उन्होंने ये नहीं बताया था कि 4 हमें वो निकालना है तो फिर क्या करें?
ये कंडीशन तो गिवन होगी, वरना हम आर सेलेक्टेड आर आइटम्स होगा कैसे? सैंपल स्पेस में से आइटम्स ही अगर हम, अच्छा, ये बताया होगा कि 4 में ये सेलेक्ट तो कंडीशन गिवन होगी। इसको एक और बढ़ा लो, अगर 2 फॉल्टी आइटम कर दे तो क्या करोगे? 3C0 होगा, फिर 3C1 होगा, फिर 3C2 होगा। अच्छा, ये तो हो गया ना, प्लस इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी ना, 3 सर 3C2 और 9C2 होगा। 9C2, ठीक है, सही है। m upon n 378 डिवाइडेड बाय 495, 495 आपको मालूम है ना, ऊपर से आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.76, 0.76। Hence the probability that the box is accepted is 76% in spite of the fact that box contains 3 faulty item। अगर बॉक्स में 3 फॉल्टी आइटम है तो 0.76 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तरह से हो क्या रहा है, ये 0.75 के अराउंड आ रहा है। सुनो मेरी बात, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से, लेट सपोज, ठीक है। ये जो मैं रेक्टेंगल कर रहा हूँ, ये कितना है? 75% नहीं है, एक तरह से 75% है, और ये तकरीबन कितना है? 25। तो एक तरह से देखा जाए तो 25% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर तीनों के तीनों भी आ जाए एक साथ तो, और 75% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट ही आएगा, ठीक है। तो 0.76 क्लासिकल डेफिनेशन। सर लेकिन इन्होंने ये प्रॉब्लम को एग्जैजरेट किया है, मतलब वो सारे निकाल के देखेंगे फॉल्टी है या नहीं, उन्होंने बोला नहीं हम इसमें से एक एक निकाल के देखेंगे, अगर उसमें फॉल्टी दो कंडीशंस बताइए ना उन्होंने, एक ये बताइए कि एक भी फॉल्टी आइटम ना, और एक कंडीशन ये बताइए कि एक फॉल्टी आइटम है, ठीक है। द क्लासिकल डेफिनेशन है द फॉलोइंग। सर मुझे ये बात समझ नहीं आई, 9C से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 9C 3 9C4 9C3 गुड आइटम्स जो है वो सिर्फ 9 है ना हमारे पास, 3 तो फॉल्टी आइटम है ना, उनको तो निकाल देंगे, उनको हटा के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके। तुम बोलो। वहाँ पे और लिखा हुआ था, इसकी आपने ऐड की। हाँ, यूनियन एंड में मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन है द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स। इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स है वो पढ़ लेना क्या है इनकी शॉर्टकमिंग्स की, हमें कोई ऐसी, हाँ थ्योरेटिकल पॉइंट है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने लेक्चर के अंदर। ये हो गया 18 लेक्चर कंप्लीट हो गया। आइए अब हम 19 पे आते हैं। सर तो ये भी इतना सा था बस। बस अभी फिलहाल प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन दिया था इन्होंने। 19 पे आते हैं। 19 क्या क्या था? सर अगर 2 फॉल्टी होते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, अगर ऊपर वाली कंडीशन को हम फॉलो करें तो। अच्छा सही। हाँ, ऊपर वाली कंडीशन में उसने कहा था कि एक फॉल्टी होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, 2 होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमने 2 वाली कंडीशन उन्होंने दी नहीं थी। वो तो मैं तुम्हें समझा रहा था खाली। ऊपर अगर वो कह देते ना कि इफ 2 फॉल्टी आइटम्स, अगर 2 फॉल्टी आइटम है और बॉक्स फिर भी एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर ये वाली कंडीशन हम कर सकते थे, ठीक है। अच्छा जनाब, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। ओके जनाब, स्क्रीन शेयर कर दी हमने। relative frequency definition, the definition of probability, axiomatic definition of probability, laws of probability बता रहे हैं अभी। रूल एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है, एडिशन थ्योरम क्या है। एडिशन थ्योरम अभी बताने का फायदा नहीं है। यूनियन बी यानी कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ये क्या चीज है, कि पहले यहाँ से देखते हैं। ये कहते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड करेंगे तो उसकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन डिफाइन हो रही है। ये एग्जांपल से दिखाता हूँ कि ये क्या करना है। एक्सियोमेटिक यानी कुछ एक्सियोम्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फॉलो हो जाए तो वो बात हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशन है कि बॉक्स इज एक्सेप्टेड, तो अभी कंडीशनल बात आ गई, प्रीवियस में जो कंडीशन दी हुई थी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि एक्सियोमेटिक डेफिनेशन क्या है, कि दिस डेफिनेशन
ये तो खैर एक रशियन मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस कराई थी। ये कहते हैं लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, एस कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, विद द सैंपल पॉइंट, उसमें कुछ सैंपल पॉइंट है E1 E2 EI EN तक। तो ईच सैंपल पॉइंट वी असाइन अ रियल नंबर, हम किसी हर सैंपल पॉइंट को एक रियल नंबर असाइन कर देते हैं बाय द सिंबल ऑफ P ऑफ EI probability of any event, probability of any event, and call the probability of EI that must satisfy the following basic axiom। उसका लाजमी है इन एक्सियोम्स को, आप आसान लफ्जों में कह लें, एक्सियोम्स का मतलब कंडीशंस को, इन कंडीशंस को फॉलो करना लाजमी है। नंबर 1, फॉर एनी इवेंट EI, कोई भी इवेंट होगा, कोई भी इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर होगी, 1 से लेसर होगी। 1 हो गई तो 100% अकर होगा, ये नहीं हो सकता। 0 हो गई, इवेंट अकर ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी मस्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। दूसरी बात, कंडीशन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो, ना भी करो, पूरा सैंपल स्पेस होगा, उसमें से कोई एक ना एक इवेंट तो लाजमी अकर होगा। अगर कोई एक ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अगर 1 नहीं होता तो इसका मतलब है सैंपल स्पेस में कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं है, जो पॉइंट नहीं है, जो कि अकर हो गया। हेड और टेल है, कुछ और चीज आ जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सैंपल स्पेस में हेड होगा, टेल होगा, दोनों में से कोई एक ना एक तो आएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये बेसिकली बिलाल ने सही कहा है कि अगर हम इन सब का समीशन ले लेते हैं तो बेसिकली 1 आ जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है फॉर द श्योर इवेंट एस। एक्सियम नंबर 3 क्या है? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, और एक तरह से है तो सबसेट ना। कहां से आए? किसी सैंपल स्पेस से आए, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 0.5। तो इसको तुम एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह लो, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड यूनियन टेल अगर मिला दूंगा तो ये 0.5 प्लस 0.5 तो बेसिकली ये 1 के बराबर आ जाएगा। और यही तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के बराबर होगा। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी है। It is to be emphasized that according to the axiomatic theory of probability, some probability defined as a non-negative real number is to be attached to each sample point EI such that the sum of all such numbers must equal 1। ये ऊपर जो हमने बात की है ना उसको उसने theoretically explain कर दिया है, हमने प्रॉपर उसको करके दिखा दिया ना कि किस तरह वो एडिशन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ये कहता है कि below shows the number of birds in England and Wales in 1956 classified by a gender and whether live born or stillborn। ठीक है, मेरे ख्याल में जिंदा और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टिलबॉर्न डेड है, शायद डेड है स्टिलबॉर्न, और आई थिंक लाइव बॉर्न जो है वो लाइव। ये कुछ इन्होंने दिया हुआ है 359881 ए बी। इसको करेक्शन प्लीज मेक अ करेक्शन, दिस इज सी नॉट बी, ठीक है, एंड दिस इज डी, ठीक है। ये टोटल इन्होंने दिया लाइव बॉन्ड का, स्टिल बॉन्ड का, और यहाँ से मेल का टोटल दिया हुआ है और फीमेल का टोटल दिया हुआ है लाइव और स्टिल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। हाँ, कंडीशन देखो ना, कंडीशन क्या है। देयर आर 4 पॉसिबल इवेंट्स इन द डबल क्लासिफिकेशन। यार इधर इन्होंने क्लासिफिकेशन मेल के लिहाज से भी की, फीमेल के लिहाज से भी, स्टिल बॉन्ड और लाइव बॉन्ड के लिहाज से, ठीक है। तो मेल लाइव बर्थ नोटेड बाय, मेल स्टिल बर्थ बी सी डी, चारों चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन सबसे ऊपर बताई थी ना उन्होंने, उसका तरीका क्या है, 0.52021 आ रही है। ये क्या किया तुमने? ये बेसिकली कुछ नहीं किया तुमने, 359881 डिवाइड करना, डिवाइड करना, नहीं 359881 डिवाइडेड बाय 7003335 से। लाइव बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ 5021 क्यों आ रही है? सर टोटल से क्या हुआ है, जो कंप्लीट टोटल उससे डिवाइड किया हुआ। हम कैलकुलेट भी तो मेल की कर रहे हैं ना।
सही है 0.5141 आ रही सर होगी। एक सेकंड बंद करिएगा वापस बस अच्छा ओवर नहीं सर वापस नीचे करिए क्या है हाँ सर सही आ रही तो वापस ठीक है, समझ में आ गई बात? सर एक मिनट एक मिनट बस एक बार नहीं सीलिंग निकाली है लोगों ने। ये गलती निकाली है नहीं नहीं, वो अपने आप को अपना वेरीफाई करना चाह रही है, अपना वेरीफाई करनी चाह रही है। ठीक है जनाब, ये कैलकुलेट कर लिया आपने। अब देखिए 0.5 जी बेटा बोले। ऐसा एक दफा वापस से बता दें कि इसमें ये क्या किया है, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा बेटा ये देखिए 359,881 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमें ना। तो उसका तरीका ये है कि दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू। ठीक है, तो 359,881 को अगर आप डिवाइड करें, किससे डिवाइड किया हमने? 36 716740। अच्छा, तो टोटल फ्रीक्वेंसी अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो ये सबकी वैल्यू इन्होंने लिखी और लिखने के बाद अब ये बता रहे हैं कि देखिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मेल की, देखिए ये है किस चीज की, 0.514 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिल बॉन्ड एज वेल एज द लाइव बॉन्ड, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इन्होंने लिखी है। हाँ मेल की हुई, फिर फीमेल की लाइव बॉन्ड और स्टिल बॉन्ड ये हो गई 0.4859, इन दोनों का एडिशन 1 आना चाहिए। इसी तरह लाइव बॉन्ड का टोटल ये आ रहा है, स्टिल बॉन्ड का टोटल ये आ रहा है, इन दोनों का टोटल 1 आना चाहिए। चारों कंडीशंस हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ ये कहता है लेट अस डिनोट द कंपाउंड इवेंट्स मेल बर्थ एंड स्टिल बर्थ। कंपाउंड इवेंट है ना, मेल बर्थ एंड स्टिल बर्थ बाय द लेटर। हाँ ना, मेल बर्थ और स्टिल बर्थ, यानी मेल है लेकिन स्टिल बर्थ है, डेड है। और अच्छा और लाइव बर्थ वाले वो भी होंगे। लाइव बर्ड में लाइव बर्ड ठीक है, मेल बर्थ एंड स्टिल बर्थ बाय द लेटर M and S, मेल स्टिल बर्थ। Now a male birth occurs whenever either a male live birth or a male still birth occurs, and so यानी मेल बर्थ टोटल मेल बर्थ और स्टिल बर्थ सिर्फ स्टिल बर्थ। still birth। ठीक है, the proportion of the male birth regardless of whether, यहाँ इन्होंने कंडीशन बता दी, is equal to the sum of the proportion of these two types of birth, that is to say P of M, probability of male birth, probability of male birth is equal to probability of A or B, और का क्या मतलब? यूनियन प्लस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मेल बर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर होगी। सर जरा टेबल दिखाइएगा। आइए, दिस इज A, दिस इज B। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है, यार कॉमन सेंस से सोचो ना, मेल बर्थ जो है वो स्टिल बॉन्ड भी हो सकता है, लाइव बॉन्ड भी हो सकता है। तो मेल बर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है कि जेंडर जो है वो मेल है अगर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी स्टिल बर्थ और लाइव बर्थ की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ की। मेल बर्थ में दोनों हो सकते हैं ना, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, लाइव बर्थ, स्टिल बॉन्ड भी हो सकता है, लाइव बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसको सम कहती है ना। सर ये एक चीज गलत लिखी है। कहाँ? अब इन्होंने ना स्टिल बर्थ के साथ भी मेल लिखना चाहिए था, क्योंकि स्टिल बर्थ तो फीमेल भी ले सकते हैं। वो अलग कंडीशन होगी ना, वो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे ना। डिनोट किया ना उन्होंने मेल बर्थ को, लेकिन स्टिल बर्थ में मेल को क्यों नहीं डिनोट किया इन्होंने? किया तो है, वो एक ही रो में है ना। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, उसके साथ उन्होंने वो इन्वर्टेड कॉमा लिखेगा उसके साथ, सब थोड़ी होता है। मेल बर्थ एंड स्टिल बर्थ, मेल बर्थ एंड मेल स्टिल बर्थ होना चाहिए था। अलग में आगे बताया उसने ना, लेटर M और S से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अ मेल बर्थ अकर्स व्हेनेवर ईदर अ मेल लाइव बर्थ और मेल स्टिल बर्थ अकर। मेल बर्थ कब अकर होगा, या तो वो लाइव बर्थ हो, लाइव बॉन्ड हो, और स्टिल बॉन्ड। फिर तो उसको स्टिल बर्थ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता है मेल बर्थ जब ही होगा जब स्टिल बर्थ होगा या लाइव होगा। तुम कंडीशन देख लो 0.5021 और ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, दैट इज 0.5141। ठीक है, सिमिलरली अ स्टिल बर्थ अकर्स व्हेनेवर ईदर अ मेल स्टिल बर्थ और अ फीमेल स्टिल बर्थ अकर्स। ठीक है, and so the proportion of still birth regardless of gender sex is equal to the sum of
proportions of these two event B और D, B और D. अच्छा ये B किसके साथ? इन्होंने अलग निकाला है। वही वही मैं बोल रहा था, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने वही बोला। देखा ना, इसमें अलग है। देखे तो सुकून से सोच हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ D. B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? मेल स्टिल बर्थ को. और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सही है. अच्छा जनाब, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, दैट इज 0.229. नाउ अब हम कुछ लॉज कंसीडर करते हैं. वो लॉज क्या है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन. लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है कि देखो, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, गौर से समझना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट असल में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है. यहां ये कहते हैं एग्जाम्पल. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज आर वेरी यूजफुल व्हेन वी आर वांटिंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ द टाइप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग टू फेयर डाइस एट लीस्ट वन इवन नंबर विल अपीयर. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं. कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स इन सक्सेशन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अकर? ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट, ये 24 नहीं लिखा हुआ, गौर से समझना. दिस इज 2 पावर 4. ठीक है, पावर सेट से कैलकुलेट करेंगे ना, तो 16 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे. ठीक है, as each toss can result in 2 outcomes and we assume that each outcome is equally likely. बाइसनेस कुछ भी नहीं है उसमें. अब देखिए, आपके पास A will consist of many sample points and the process of computing the probability of this event will become somewhat cumbersome. So instead of denoting this particular event by A, let us denote in the its complement, no head. उसने क्या कहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एट लीस्ट वन हेड. अगर हम एट लीस्ट वन हेड की बात करते हैं तो फिर अगर नो हेड पता चल जाए तो असल में हमें एक तरह से कॉम्प्लीमेंट पता चल रहा है, बाकी जो बचेंगे हम उसको ले लेंगे उसके अंदर. ठीक है, ठीक है. तो अब इस इवेंट के अंदर एक पॉइंट ऐसा है, खाली टेल, एक पॉइंट ऐसा है, टेल 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 टेल, इसमें कोई हेड नहीं आ रहा. तो अब या तो तुम ये करते कि 15 ले लेते, मान लेते, तो 15/16 करते तो ये तुम्हारे पास आ जाती डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें जहन में है. लेकिन उसका सही तरीका ये था, हमने कहा यार एक प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/16, सिर्फ ये एक प्रोबेबिलिटी है कि जब सारे टेल आएंगे हेड कोई नहीं होगा, तो ये 16/15 मतलब 15/16 ये प्रोबेबिलिटी बनी. एडिशन लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो सबसे ज्यादा यूज होगा. इफ A and B are any two events defined in a sample space S, then probability of A union B बराबर है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. गौर से देखना, अगर कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो A में जो चला गया है वो भी, और B में जो आ गया वो भी, अगर कॉमन है तो इस इंटरसेक्टेड एरिया को आपको माइनस करना होगा. देखो ये कह रहा है कि एक इवेंट A हुआ, एक इवेंट B हुआ. इवेंट A के होने में और इवेंट B के होने में कुछ चीज कॉमन है. मिसाल के तौर पर इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3. लेट सपोज 0.1 नहीं, पूरी टोटल 1 होना चाहिए. ठीक है, तो अब अगर
ये A है, ये B है और ये A इंटरसेक्शन B है, सही है। तो अब अगर मैं ये कहता हूँ, नहीं मैंने ये डायग्राम गलत बना, ये सब इस वक्त तो सबकी समीशन टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि A इंटरसेक्शन B को भी हमें ऐड करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 1। ये तो सही हो रहा है, वैलिड हो रहा है, सही है। आपको एक आउटसाइड तक हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए जो अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास 0.7 बचेगी। तो हम ये कहते हैं कि इफ टू इवेंट्स A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, उनमें हाँ उनमें कुछ ऐसा है जो बीच में भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे इवन नंबर चाहिए, मुझे इवन नंबर चाहिए और मुझे 3 से लेसर भी चाहिए, तो 3 से लेसर वाली एक कंडीशन 2 है, सही है, 1 है, और लेसर में इवन नंबर 2 इवन नंबर भी है। तो एक तरह से 2 इवेंट अकर हो रहे हैं ना, और दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमें असल में उस कॉमन इंटरसेक्टेड रीजन को माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कहते हैं कि माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A और B में जो दोनों कॉमन होंगे, यानी देखो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ये भी कुछ होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 ये भी कुछ होगी, और दोनों कॉमन भी है। तो इसलिए हम ये कहते कॉमन आएगा वो भी निकालना है और ये भी निकालना है, A इंटरसेक्शन B भी निकालना होगा और अलग अलग भी निकालना होगा। अच्छा। और उसको माइनस कर देंगे तो ऐसे तो 2 बार नहीं निकल जाएगा, क्योंकि एक बार हमने इंटरसेक्शन से निकाली वही चीज, और एक बार वो जो हम दोनों को निकालते हैं तो उसमें भी वही दोनों को निकालेंगे तो उसमें वो कॉमन वैल्यू आ जाएगी, कॉमन वैल्यू को माइनस कर देंगे। अच्छा। अब ये देखो यहाँ कहते हैं इफ टू, ये तो मैंने बता दिया ना, जॉइंट इवेंट है ना बेसिकली, A इंटरसेक्शन B इज द जॉइंट इवेंट और कंबाइन इवेंट, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हो गया लेक्चर, हाँ छोटे छोटे लेक्चर्स थे ये। हाँ सर, आज काफी सारा पड़ गया। इसमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना, ये थोड़ा सा मुझे समझाना होगा और तुम्हें बहुत कंसंट्रेट करना होगा इसके ऊपर। ये अगर सही से निकल गया इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि आगे की चीजें, हाँ पता नहीं हाथ से ना निकल जाए तो। तुम ट्विंस के साथ बड़ा मजाक करती हो मुझे लगता है। सर ये लेती है फुल सर। कल तुम कह रही थी ना कि मैं उनके बाल भी नापे वो भी बराबर है। ऑनलाइन पे जा रहे हैं सर। सर I'm just saying कि हर चीज सेम है, मतलब अगर फिर भी ट्विंस होना तो थोड़ा सा डिफरेंट। सर यार, सर आप नहीं बोला तो क्या हो गया बेटा, मैंने कोई ऐसी बात थोड़ी बोली। अच्छा जनाब, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन थ्योरम, अगर ऑनलाइन जा भी रहा है तो हमारी स्टूडेंट ही है ना, और कौन सी हमने कोई ऑकवर्ड बात थोड़ी बोली। अच्छा जनाब, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन थ्योरम, हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एडिशन थ्योरम क्या है, कंडीशनल। अच्छा जनाब, लेक्चर नंबर 20। स्क्रीन शेयर कर दो, नजर नहीं आ रही। सॉरी बेटा। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडिशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट application of addition theorem. First of all, let us consider some details of addition law or general addition theorem. If A and B are two events defined as the sample space S, A B कोई sample space था, ठीक है, सॉरी एक सेट था, उससे कुछ sample space बना, 2 दफा कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस A बन रहा है, लेट सपोज HH, HT, TH और TT, लेट सपोज, ठीक है, सैंपल स्पेस है, ठीक है, HT,
TH, HH और TT, तो ये पूरा सैंपल स्पेस है ना। अब इसमें ये कहता है if two A and B are two events defined in a sample space, कोई दो इवेंट ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, लेट्स से। तो ये दोनों इवेंट्स लेने के बाद ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A, ये तो वही चीज रिपीट हो रही है ना, एडिशन लॉ वाली, अभी तो हमने पढ़ी है पिछले उसमें, ये रिव्यू दे रहे हैं उसका। अरे ये लास्ट लेक्चर में अभी हमने ये सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। इफ A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंबाइन इवेंट्स है, यानी कोई जॉइंट इवेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स इज गिवन बाय द सम ऑफ सेपरेट प्रोबेबिलिटी। ये पूरी डेफिनेशन उठा के उन्होंने वही वाली यहाँ डाल दी है जो लास्ट लेक्चर। जो आपने किया ये मुझे समझ में नहीं आया। वो कहता है कि एक तुम्हारे पास सेट S है, उसमें दो ये एक सेट S है, इसमें एक्सपेरिमेंट में कोई दो इवेंट अकर हो सकते हैं। अगर तुमने कोई कॉइन 2 टाइम टॉस किया तो अब इस सेट से सैंपल स्पेस बनेगा। वो सैंपल स्पेस क्या होगा, वो ये होगा। इस सैंपल स्पेस में से अगर तुम कोई दो इवेंट ले लो, एक ये ले लिया तुमने और एक ये ले लिया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी A यूनियन B होगी ना, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस करोगी ना इसमें से जो कंबाइंड सर तो प्रोबेबिलिटी। इसमें कंबाइन क्या हो रहा है? हाँ सर कंबाइन क्या हो रहा TD है? कंबाइन हो रहा है। TT और HH भी है तो फिर HH और हमने तो HT और TT लिया ना। मैं मिसाल के तौर पर अगर हमने ये लिया है, तो जो इसका जॉइंट इवेंट होगा, यानी जो A इंटरसेक्शन B का जो इवेंट होगा वो T होगा। उसको हम की प्रोबेबिलिटी होगी। T की तो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, कॉइन टॉस ही 2 दफा हुआ है। कॉइन फिर A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी। पक्का? हाँ गिवन होगी। अच्छा, निकालनी तो नहीं पड़ेगी। नहीं, या तो A इंटरसेक्शन B गिवन होगा या फिर A यूनियन B गिवन होगा। कोई एक चीज ऐसे गिवन होगी कि जो हमें कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करेगी। तो सर लेकिन हमें पता है ना इसमें 4 आउटकम्स है, तो हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी किस चीज की? A इसके B अंदर C 4 D। है ना, हाँ। TT सर 4 इवेंट्स हुए ना, तो फिर इसके तो अंदर 4 हुए 4 ना। इवेंट मैंने तो 2 इवेंट लिए ना खाली। हाँ तो फिर नहीं आउटकम्स की बात कर रहा हूं। 1/4 दो ले रहे हैं तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस बस इंटरसेक्शन उन्होंने दी होगी वो माइनस कर वो माइनस कर दो। यानी अगर हमें ये 1/4 इंडिविजुअल पता भी चल जाए तो भी हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, उसके लिए गिवन होनी चाहिए गिवन। ठीक है, आइए इसमें से देखते हैं एग्जांपल बिल्कुल क्लैरिफाई कर देगी इस चीज को। इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड। अब इस एग्जांपल से ना ये पूरा एडिशन थ्योरम क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। that the card is club or face, card is club or face, और का वर्ड यूज किया है, ठीक है, प्लस है, फेस कार्ड और बोथ, तीनों चीजें बताओ। अब समझो वो जो यूनियन वाला मुसलसल कंफ्यूजन चल रहा है ना, वो यहाँ से क्लियर होगा। क्लब या फेस या बोथ। अब देखो अगर फर्ज करो क्लब भी हुआ और फेस भी हुआ तो ये दो बोथ हो गया एक तरह से, और अगर क्लब हुआ लेकिन फेस नहीं हुआ तो ये एक अलग है। अगर फेस हुआ और क्लब नहीं हुआ तो ये भी एक इवेंट है एक तरह से। फिर समझो क्लब हुआ और फेस नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह लो, फेस हुआ क्लब नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह लो, और तीसरी चीज क्या है, क्लब भी है और फेस भी है तो ए इंटरसेक्शन भी हो गया। ठीक है, let A represent the event that the card selected is club। बताओ याद करके आना पड़ेगी कि कितने कौन से कार्ड होते हैं। फेस कार्ड में क्वीन, जैक और किंग, जैक क्वीन किंग और क्वीन। चेहरा लगाओगे ठीक है, मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। सर दोनों भी क्या, सर क्या कहा था आपने, दोनों भी हो सकते हैं? क्या चीज दोनों में हो सकते हैं?
सर एक क्लब होगा या तो फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि फेस होगा। हाँ ना, यही तो कह रहे हैं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्ड जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्वाइट प्लीज बिलाल, ए रिप्रेजेंट द इवेंट, ए रिप्रेजेंट द इवेंट। मैं बेटा आपको समझा रहा हूँ, द कार्ड इज सिलेक्टेड इज अ क्लब, ठीक है, पी ऑफ सी कह लो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लब। बी इज द इवेंट दैट probability that the card selected is a face, B, तो probability of face कह लो इसको, and probability and the probability of C intersection F, क्लब भी हो और फेस भी हो, एंड फेस एक तरह से ये कह रहे हैं। इंटरसेक्शन कैसे हुई? ओके सर, क्लब और फेस दोनों, या नहीं कह रहा वो, दोनों हुए ना, हाँ दोनों हुए। वो तो एक खुद डाइट में हुआ। एक सेट क्लब है, एक सेट इंटरसेक्शन क्लब और फेस है। लेकिन सर बोलते हैं कि अगर हम क्लब वाले में सिर्फ क्लब वाले ले जिसमें फेस नहीं आता हो, और फेस वाले में बोले जिसमें सिर्फ क्लब नहीं आता, वो फेस नहीं आता हो। और एक ये है कि तीन दोनों, तो दोनों होंगे तो क्या क्लब और फेस का इंटरसेक्शन नहीं होगा क्या? सर वैसे एक बात है, सर, ये नहीं ना। सबसेट नहीं होगा, मतलब देखा जाए तो Samples- फेस है क्लब है, अगर क्लब्स में फेस भी आ गए तो ये सबसेट नहीं हो जाएगा पूरा। अबे यार सर, एक से एक चीज समझ में नहीं आ रही। सबसेट होता है जब एक सेट पूरा दूसरे के अंदर जाए, तो वही मैं बोल रही हूँ। ऊपर वाले फेस वाले 30 में होंगे, 30 में ऐसे है, एक ये जो तीन होंगे वो अच्छा मतलब डिफरेंट सूट्स के, सब अलग अलग सूट्स के। यहाँ यही तो बता रहा है वो। ठीक सर तो ये बताएं कि क्लब और फेस दोनों होना जरूरी है? एक सेकंड आगे बढ़ते हैं, तुम्हें ये कैलकुलेशन से समझ में आ जाएगा। ये हमने बता दिया। देन वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए हमें। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी, या तो क्लब हो या फेस हो या दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, क्लब भी हो, हाँ दोनों हो। मतलब अब आपने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यानी क्लब की, तो वो तो 13/52 है। फिर आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, वो 12/52 है। क्यों? क्योंकि फेस की बात कर रहा है, फेस होते हैं हर एक में 3-3, तो ये 12/52 हो गया, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी वो क्या है? क्लब और फेस। क्लब के अंदर फेस 3 ही होते हैं टोटल, क्लब के अंदर फेस 3 ही होते हैं, तो क्लब तो टोटल 13 होते, लेकिन हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लब एंड फेस। तो सर ये जो 13 है, हाँ। इसमें ये जो 3 है, ये शामिल है या नहीं? है ना शामिल? हाँ शामिल है। अच्छा, क्योंकि हमने टोटल लिया तो 13, ये कितना हो गया आपके पास? 3/52, सिंस द 3 ऑफ क्लब्स आर आल्सो फेस कार्ड। अब जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर तो ये डिसजॉइंट इवेंट होते, डिसजॉइंट इवेंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो फिर तो हम नहीं, फिर कुछ नहीं करते, फिर हम ये कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन इस वक्त डिसजॉइंट तो नहीं है, तो अब जॉइंट है, तो अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी में से हम माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, और दैट इज इक्वल टू 22/52। ये चीज है, ठीक है। अच्छा जनाब आगे सर, जी सर फेस कार्ड्स को क्लब्स भी होते हैं वो? फेस कार्ड क्लब कैटेगरी में भी हो सकता है ना? हाँ। होते हैं। आप पूछना क्या चाह रहे हैं मुझे वो बता दें, तो मैं आपको कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर दूं। सर फेस कार्ड्स क्लब्स हो सकते हैं जब भी हम इंटरसेक्शन निकाल लें ना उनका। जी हाँ, फेस कार्ड एक क्लब की कैटेगरी में भी तो आते हैं ना? जी सर जी, ठीक वो है, हर उसकी कैटेगरी होती है। जी हाँ। तूने नहीं खेला कभी? इत्तेफाक नहीं हुआ। हायर लेवल पे खेलता हूँ। ये निक्सन वाले पोकर खेल रहे हैं। हायर लेवल पे। अच्छा जनाब, कॉरोलरी 1, कॉरोलरी का मतलब क्या होता है? हाँ, रिबा बताओ। कॉरोलरी का मतलब होता है जो प्रिंसिपल हम ड्राइव करते हैं ना किसी थ्योरम से। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री,
दैट इज क्रॉलरी, ये क्रॉलरी है। ये ड्राइव की थी हमने, किससे? पूरा एक थ्योरम ड्राइव किया था, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाया, सप्लीमेंट्री एंगल बनाया और फिर पूरा ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया, लेकिन उससे जो रिजल्ट बना उसको हम क्रॉलरी कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है ये क्रॉलरी की। तो यहाँ ये कहता है क्रॉलरी ये है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आई मीन डिसजॉइंट इवन, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये आएगा। और सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल होगा, यानी अगर फर्स्ट करो क्लब के अंदर फेस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, ठीक है। सपोज दैट वी टॉस अ पेयर ऑफ डाइस, and we are interested in the event that we get a total of 5 or a total of 11, what is the probability of this event? एक बना लो probability of 5 और probability of 11, ठीक है। What is the probability of this event? इस context में first thing is to note that getting a total of 5 and getting a total of 11. चलिए हमें टोटल चाहिए ना, ऐसे तो चाहिए कि 5 चाहिए। 11 तो फिर आ ही नहीं सकता ना कभी, आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। एंड गेटिंग अ टोटल ऑफ 11 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पहली बात तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हेंस वी शुड अप्लाई द स्पेशल केस ऑफ एडिशन थ्योरम। स्पेशल केस ऑफ एडिशन थ्योरम क्या है? 4/36, बात समझना, 4/36, 11 टोटल चाहिए ना, 4 आउटकम्स फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ टोटल 5, क्या हो सकता है वो? पहले में 5 है, दूसरे में 6 है। सॉरी, इस तरह नहीं समझो मेरी बात। 5 आने की सर प्रोबेबिलिटी 2 और 3 होगा ना? 2 हो, Sir, 2, 3 or 4 or 1. 3 3 2 1 4 1 4 4 1। और कोई तरीका नहीं। और 5 कुछ भी तो आ सकता है। तो अकेले उसको कंबाइन किसके साथ करोगे? सर एक सेकंड आप बोलिए। कंबाइन किसके साथ करोगे? अच्छा कंबाइन होता है 5 0 तो नहीं कर सकते क्योंकि 0 तो होता ही नहीं, अच्छा हाँ तो ये चीज तो नहीं है ना, तो ये 4 हो गए। और 11 में 5 6 और 6। और सैंपल स्पेस जो बनता है वो 4/36 का बनता है, 36 का बनता है, तो 4/36 हो गया। देयर आर 4 आउटकम्स फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ 5। अब आ जाओ 11 के लिए, वो सिर्फ 2 है, क्यों? 5 और 6 होगा और 6 और 5 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। The probability of that we get a total of 5 or a total of 11, दोनों disjoint event है, I mean mutually exclusive event है, तो उसकी जो probability है वो स्पेशल केस है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। सर इसमें कॉमन नहीं आ रहा ना, जैसे इसमें कॉमन नहीं आ रहा ना क्योंकि उन्होंने हमें 5 और 11 का पूछा जी, अब अगर बनाओ 5 और 12 का, लेट सपोज 5 और 12 का, तो 5 और 12 में 5 में क्या आ सकता है? ये आ सकते हैं ना 2 3 3 2 1 4 4 1, और 12 का अगर बनाओ, नहीं ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, सिर्फ एक Sir, ही। एक ही possibility है 6 and 6. 6 होगा ना, तो ये भी तो डिसजॉइंट ही है ना। सर अगर इंटरसेक्शन होती है वो माइनस करनी लाजमी होती है। हाँ, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इस तरह कह देता है कि अगर इवन नंबर और 12 हो, लेट सपोज इवन नंबर हो और 12 हो, हम ये बना रहे थे कि अभी तो इस केस के अंदर तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, लेकिन अगर कॉमन हो इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमें कुछ निकालना हो तो फिर उस सूरत में हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि यार इवन नंबर हो और 12 हो या 11 हो, तो 11 तो नहीं 12, ठीक है। उसमें जॉइंट रहेगी ना तो 6 हो जाएगा। अच्छा, ये एग्जांपल हम करते हैं, ये बहुत अच्छा। इससे एक और क्रॉलरी डिफाइन हुई कि A1 A2 AK तक n या k इवेंट्स हैं, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि दैट वन ऑफ देम अकर्स इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सेपरेट इवेंट्स। ऊपर तो सिर्फ 2 पे लाके छोड़ दिया था ना उन्होंने, वो कह रहा है 100 इवेंट भी हो तो सबकी प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AK तक इन सब के समीशन के बराबर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखना, इससे पूरा ऊपर वाला जितनी थियोरेटिकल वो एक्सप्लेनेशन है सब क्लियर हो जाएगी। 3 हॉर्सेस A B C एक रेस में है। A की ट्वाइस प्रोबेबिलिटी है एज विन टू B, B की ट्वाइस प्रोबेबिलिटी है एज win to C, likely win to win C. What is the probability that A or B wins? A union B, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ C को मैं P लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ C के विन होने की प्रोबेबिलिटी P लेता हूं मैं, क्योंकि इस तरह नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी के लॉस पर रख के कैलकुलेट करना है ना, वो मेंशन करना होगा कि हम प्रोबेबिलिटी के लॉ को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ C को मैंने P कह दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, ट्वाइस एज 2 टाइम्स ऑफ P हो गया, ठीक है, ट्वाइस एज लाइकली एज टू विन C। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, ट्वाइस ऑफ B, और ट्वाइस ऑफ B का मतलब क्या हुआ, 2P टाइम्स ऑफ B। तो B की प्रोबेबिलिटी खुद कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ 2P है B की, तो ये 4P आ गई। यानी एक तरह से क्या हुआ, A की प्रोबेबिलिटी 4 टाइम्स ऑफ P है, B की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स ऑफ P है, और C की प्रोबेबिलिटी सिंपल P है। यानी एक दफा एक 1 टाइम, A की 4 टाइम, B की 2 टाइम और C की 1 टाइम, एक तरह से देखा जाए। In this problem, we assume that no 2 of the horses A, B and C cannot win the race together. इसमें ये बात तो बता रहा है ना कि कोई भी 2 हॉर्सेस तो नहीं जीत सकते, एक ही जीतेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक तरह से। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, the race cannot end in a draw. Hence, the event A, B and C are mutually exclusive. अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव का मतलब वो ये एक दूसरे में कोई कॉमन इंटरसेक्टेड एरिया ना हो, the sum of their probabilities must be equal to 1, तो P plus 2P plus 4P that is always equal to 1। P कितनी आ गई, 1/7। C की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7 है। B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7 हो जाएगी, और 4/7 हो जाएगी। और A यूनियन B, असल में आपको A विंस और B विंस की निकालनी थी ना, तो A यूनियन B की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज इक्वल टू 6/7, ठीक है। अब इसके बाद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सर सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर हम इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्ट करते थे इसमें से? जी करते थे, जब कोई कंबाइन इवेंट हो या जॉइंट इवेंट्स हो, लेकिन जॉइंट तो नहीं है ना इस वक्त कोई भी, या तो A जीतेगा या B जीतेगा या C जीतेगा। ऐसा हो सकता है A और B दोनों साथ विन कर जाए या B और C विन कर जाए। तो जब कंबाइन इवेंट कोई भी नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो हम ये केस ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, P ऑफ A यूनियन B बराबर है P ऑफ A प्लस P ऑफ B को। और कंबाइंड होगा तो हम उसका कॉमन लेके माइनस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, आप भी म्यूट करके बोलते हैं। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गई? उन्होंने सुन लिया होगा। सर है